गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम 11th चैप्टर का भाग 13 पढ़ने जा रहे हैं। 11th चैप्टर पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। तो जितने भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स से मेरे ख्याल से हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट जो बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी वीडियोस हमने अभी तक आप लोगों को भेजे हैं उनमें सभी वीडियोस में नोट्स हैं उन टॉपिक्स के जो कि एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। तो आपने ये नोट्स अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं ताकि एग्ज़ामिनेशन में आपको फ़ायदा हो। पिछली 12 वीडियोस जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसमें मेजी पुनर्स्थापना, शोगुन, मेजी संविधान के बारे में हमने पढ़ा। साथ में तोकुगावा वंश, उसके बाद अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करें जो बड़े टॉपिक्स थे हमारे, चीन जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध जिसमें जापान जैसे छोटे से देश ने विश्व के शक्तिशाली देशों को पराजित किया, उनके युद्धों के कारण, घटनाएं, परिणाम, जो ट्रीटीज़ डिफरेंट हुई, संधियाँ, सिमोनास्की की संधि, पिकिंग की संधि, तीन की संधि, वो हमने डिटेल में पढ़ा है। साथ में ही हमने पढ़े अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध की बात करें तो उसके कारण, घटनाएं, परिणाम, नानकिन की संधि, और द्वितीय अफीम युद्ध के कारण, घटना, उसके परिणामों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद चीन के इतिहास की अगर हम बात करें तो माओ त्से तुंग, डॉक्टर sun यat-sen, उनके सिद्धांत, 1911 की रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, 1949 की चीनी क्रांति, माओ त्से तुंग, ये सभी टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ लिया और इन सब के नोट्स पिछली वीडियोस में बने हुए हैं, आप लोगों ने वो कर लेने हैं। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज का जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, समाजवाद। इसमें आज हम पढ़ेंगे समाजवाद का अर्थ और उसकी विशेषताएं, साथ में ही समाजवाद के गुण और समाजवाद के अवगुण कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं समाजवाद की, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद किसी भी समाज में आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का अधिकार होता है तथा सरकार द्वारा इन साधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि सभी व्यक्तियों को समान लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रणाली में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कुछ व्यक्तियों की मांग को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक भलाई के विचार से किया जाता है। तो कुल मिला के ये एक, अगर हम बात करें तो समाज की, सोसाइटी की एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं सभी पर समाज का अधिकार होता है, समाज के लोगों का अधिकार होता है, समाज में रहने वाले लोगों का अधिकार होता है तथा सरकार द्वारा इन साधनों का प्रयोग भी लोगों की भलाई के लिए ही किया जाता है। व्यक्तियों को समान लाभ इसमें प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति है पूंजीवादी है और वही रहेगा, बल्कि इसमें जितने भी लोग रहते हैं, लोगों के विकास के लिए जो काम जरूरी है वो किए जाते हैं। इस प्रणाली में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कुछ व्यक्तियों की मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता है बल्कि समाज की भलाई के लिए ही सारे काम होते हैं। तो जितना भी उत्पादन होगा, जितने भी लाभ होंगे वो सारे सोसाइटी को मिलेंगे, ना कि कुछ एक व्यक्तियों को। तो हम बात करते हैं सबसे पहले समाजवाद की मुख्य विशेषताएं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि समाज के लिए ही एक इकोनॉमिक प्रोसेस है ये। उत्पादन के साधनों पर का सरकारी स्वामित्व, तो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उसमें सरकार का स्वामित्व रहता है, सरकार ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जैसे आज की हम बात करें तो इंडिया की अगर बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
तो भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, चाहे एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, ओएनजीसी हो या फिर डीआरडीओ हो, तो ये सारे सरकारी कंपनियां हैं ये जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। ओएनजीसी जो कि ऑयल रिफाइनरी का काम करती है, जबकि और भी ऐसी कंपनीज है जो ऑयल रिफाइनरी का काम करती है इंडिया में, रिलायंस है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सारी सरकारी कंपनियों पर सरकार का स्वामित्व है। तो उत्पादन के सभी साधनों पर सरकारी स्वामित्व रहता है। समाजवाद में सामाजिक क्षेत्र के अधीन सभी आर्थिक क्रियाएं चलती है। उत्पादन, वितरण आदि के कार्य भी राज्य द्वारा किए जाते हैं, सरकार ही करती है सब कुछ। भूमि, खनिजों, उद्योगों, यातायात के साधनों सरकार के स्वामित्व के अधीन रहते हैं सभी ये। इस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन का निजी क्षेत्र नहीं होता है, कोई निजी क्षेत्र नहीं होगा, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। नंबर 2 है आर्थिक योजना। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय योजना आयोग आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने के सुझाव भी बताता है। प्रतियोगिता की कमी। तीसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण में ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस प्रकार साधनों का दुरुपयोग नहीं होता है क्योंकि सरकार ही उत्पादन को होती है, अतः किसी प्रकार की उपयोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कोई भी इसमें कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि एक ही रहता है, सरकार का ही स्वामित्व हर एक क्षेत्र में। तो प्रतियोगिता की कमी रहती है, इसमें कंपटीशन नहीं होता है। शोषण का अंत होता है। मालिक तथा मजदूर, धनी तथा निर्धन आदि इसमें वर्ग नहीं होते हैं, इसलिए सरकार का ही स्वामित्व इसमें रहता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करता। नंबर 2, सामाजिक कल्याण की बात करें तो एक ही उद्देश्य रहता हुआ है, समाज का कल्याण करना, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह लाभ प्राप्त करना नहीं होता है इसका उद्देश्य, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करना ही इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा नियंत्रण। सभी प्रकार के नियंत्रण सरकार द्वारा किए जाते हैं इस व्यवस्था में, चाहे सरकार का विनियोग हो, उत्पादन, उपभोग, वितरण, कीमत स्तर इत्यादि सभी पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स समाजवाद की। अब हम बात करते हैं समाजवाद के गुण। क्या इसमें गुण है? पहली बात तो इसमें आर्थिक विषमताएं नहीं रहती है, मालिक और मजदूर के वर्ग नहीं होते हैं और सभी एक ही वर्ग के होते हैं। ठीक है। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का ठीक ढंग से प्रयोग होता है, सभी कार्य योजना के अनुसार किए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। ऐसा होने से आर्थिक उतार चढ़ाव में भी छुटकारा मिल जाता है। इस आर्थिक व्यवस्था में समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने तथा रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर मिलता है। निजी संपत्ति का अंत होने के कारण परजीवियों का भी अंत हो जाता है। इस अर्थव्यवस्था में सभी को कार्य करना पड़ता है तो ही आय प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है, कार्य सबको ही करना पड़ेगा। निजी क्षेत्र में हमने देखा कि जो मालिक होते हैं वो जबरदस्ती भी काम करवा देते हैं, प्रेशर रहता है। तो ये गुण हैं इसके। समाजवाद की आर्थिक विषमताएं नहीं होती है इसमें, ना ही कोई ग्रुप्स होते हैं और सरकार का नियंत्रण प्रत्येक कार्य में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजवाद के अवगुण। समाजवाद के अवगुणों की अगर हम बात करें तो पहला, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती इस व्यवस्था में लोगों को। सभी आर्थिक कार्यों पर सरकार का स्वामित्व रहता है। सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है, सरकार का स्वामित्व रहता है। नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक ही प्रकार की वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो ये बात है कि सरकारी तंत्र अपने तरीके से काम करेगा। सरकारी कार्य में लगे लोगों को वेतन जो है फिक्स मिलता है, उन्हें अधिक काम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन में होता है कि प्राइवेट
कंपनियों में बहुत सारे जो है वो प्रोत्साहन के कार्य एम्प्लॉयज़ के लिए किए जाते हैं। इस प्रणाली में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार तथा काम में देरी आदि दोष प्राय देखने में आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कठोरता होती है तथा लचीलापन की कमी होती है। तो ये इसके अवगुण हैं। समाजवाद के ऊपर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समाजवाद से क्या अभिप्राय है, समाजवाद की विशेषताओं का वर्णन करो या समाजवाद के गुण और अवगुणों का वर्णन करो। तो आप लोगों ने ये नोट्स यहाँ से कर लेने हैं। बाकी जितने भी नोट्स इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हमने कर लिए हैं पहले, तो आपने वहाँ से वो उनको करना है। पिछली वीडियोस आप देख सकते हो, ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, ओल्ड सिलेबस, ओल्ड जो इसमें आपका जो पुरानी वीडियोस है इस चैप्टर से वो आप कर सकते हो, क्योंकि सभी जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के वो हमने किए। और यहाँ से प्रश्न एग्जामिनेशन में 5 नंबर के भी आते हैं, 4 नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर के भी आते हैं और 2 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो बड़े प्रश्नों की अगर हम बात करें तो समाजवाद से क्या अभिप्राय है, समाजवाद की विशेषताओं का वर्णन करो। 1949 की चीनी क्रांति, 1911 की चीनी क्रांति, डॉक्टर सन्याल सेन का योगदान। युद्धों की अगर हम बात करें तो द्वितीय अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध, रूस जापान युद्ध जो कि 1904-1905 ईस्वी में हुआ, और 1894-95 में हुआ महत्वपूर्ण युद्ध चीन और जापान का युद्ध। ये बड़े प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं इस चैप्टर से, तो आपने ये करना है। कल और परसों के वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड और छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या 2-3 नंबर में वाला क्वेश्चन है उनको भेज रहा हूँ, बाकी लास्ट वाले में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपने इसको करना है सही तरीके से ताकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पसंद आएगा। मैंने पूरे नोट्स इस चैप्टर के बना के आप लोगों को भेजे हैं, आप लोगों ने ये लिखना है कॉपीज़ के ऊपर। छोटे क्वेश्चन भी है, बड़े क्वेश्चन भी है, कुछ छोटे क्वेश्चन रहते हैं उनको हम कल के वीडियो में मैं बना के भेज रहा हूँ। परसों के वीडियो में मैं MCQs आप लोगों को भेजूँगा 40-50 पर, जितने भी होंगे 25-30 क्वेश्चंस, ज़्यादा तो नहीं करेंगे हम। तो आपने ये कर लेना है। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पर लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि आप ये जो पिछले अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं लिखा है तो उसको आप कर लें। थैंक यू।